हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द साइंस प्लस चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में और उसको एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड कंसीडर करते हैं। उसके बेसिस पे हम बाकी जितने भी इलेक्ट्रोड्स होंगे उसका हम सेल पोटेंशियल मेजर करते हैं। तो अब बात ये आती है कि अब उसको मेजरमेंट कैसे किया जाता है, कि कैसे पता चला कि हाइड्रोजन एज अ इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं तो वो एनोड होगा कि कैथोड होगा। तो उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो थोड़ा सा प्रीवियस में जो हमने डिस्कशन किया था उसके बारे में फर्दर हम एक बार रिवाइज करेंगे उसको। तो वहाँ पे हमने क्या देखा था कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ओके, व्हेन इट इज एक्ट एज कैथोड, कैथोड की तरफ भी बिहेव कर सकता है और इट कैन ऑल्सो एक्ट एज एनोड। कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है? रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन में H प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट 1/2 H2, ओके। और एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा तो H2 जो है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन। अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे? प्लेटिनम। क्यों प्लेटिनम? क्योंकि प्लेटिनम की हेल्प से ही वहां पे हाइड्रोजन फ्लो हो रहा है। और उसके बाद H प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है? H प्लस एक्वस सॉल्यूशन में से 1 मोलर सॉल्यूशन था, उसमें से किस में जा रहा है? 1/2 H2 में। अब ये इंडिकेशन कहाँ पे करते हैं? राइट हैंड साइड में। इसके लिए प्लेटिनम स्टार्टिंग में ना आकर के कहाँ पे आएगा? लास्ट में आएगा। कैथोड के केस में एंड में होगा। पहले एनोड आता है। जब भी हम सॉल्ट ब्रिज का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो पहले क्या आता है? एनोड आता है, ठीक। उसके बाद में बीच में सॉल्ट ब्रिज आएगा। सॉल्ट ब्रिज को डबल लाइन से शो करते हैं, ठीक। सॉल्ट ब्रिज को हम डबल लाइन से शो करते हैं। उसके बाद में फिर कैथोड आता है। क्लियर है इतना? लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? एनोड पे तो पहले प्लेटिनम आएगा, उसके बाद हाइड्रोजन गैसेस 1 बार पे किस में कन्वर्ट होगा? H प्लस आयन में, ठीक, एक्वस फॉर्म में। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब यहाँ पे जो हमने कॉपर के लिए डिस्कशन किया था कि व्हेन हाफ सेल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड कॉपर इज अटैच्ड in electrochemical cell, its potential is about 0.34 वोल्ट। किसका? कॉपर के लिए। तो E ऑफ Cu प्लस 2 टू Cu कितना मिला था? 0.34 वोल्ट जितना, ठीक। अब ये वैल्यू है तो ये मिला कैसे, ठीक। और यहाँ पे अगर हम हाफ सेल कंबाइन कर रहे हैं तो वो कैसे होगा? कौन सा एनोड की तरह बिहेव करेगा और कौन सा कैथोड की तरह? तो नॉर्मली इसका जो रिप्रेजेंटेशन है Pt H2 गैसेस टू H प्लस आयन एक्वस फॉर्म में, सॉल्व भी जाएगा, Cu प्लस 2 आयन एक्वस फॉर्म से डिपोजिशन होगा कॉपर सॉलिड फॉर्म में। ये रिएक्शन होगी कैथोड पे और ये रिएक्शन होगी एनोड पे, ठीक। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। इतना क्लियर है? अब इसके बाद पता कैसे चलेगा कि ये जो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वो हमारा एनोड पे ही होगा? अगर इसको कैथोड पे ले तो क्या होगा? ऐसा भी कंसिडर कर सकते हैं। Cu अगर हम एज अ एनोड रखें तो क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन में हमें ध्यान क्या रखना है? कोई भी करंट अगर फ्लो होता है, कोई भी करंट अगर फ्लो होगा तो वहाँ पे जिस टाइप का सॉल्यूशन है उसमें जो इलेक्ट्रोड हम डीप करेंगे, अगर पॉजिटिव होगा तो वहाँ पे करंट फ्लो होने वाला है। सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूशन के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपेंडेंट होगा। अगर वो इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोड दोनों में अपोजिट चार्जेस होंगे, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, अगर एनोड पे जो इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं वो
सॉरी एनोड कैसा होगा, नेगेटिव होगा ना। अगर नेगेटिव और सॉल्यूशन कैसा हो, पॉजिटिव, कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिव, सॉल्यूशन कैसा हो, नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो वहाँ पे करंट फ्लो होने वाली नहीं है। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे अगर नेगेटिवली पोटेंशियल वाले होंगे और यहाँ पे पॉजिटिवली पोटेंशियल वाले होंगे तो ही वहाँ पे करंट फ्लो होने वाला है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम हाइड्रोजन एज अ एनोड और कॉपर का जो इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन कंसिडर कर रहे हैं वो एज अ कैथोड कंसिडर करेंगे तो वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल की वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर हम इसको एक्सचेंज करने का मतलब अगर हम Cu+2 एक्वस फॉर्म से Cu से Cu+2 ऑक्सीडेशन हो गया, सॉल्ट ब्रिज। H+ जो है एक्वस फॉर्म से H2 गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है प्लेटिनम की तरह। तो अब देखो इसको चेंज कर दिया हमने, ठीक है, इसको हमने क्या किया, चेंज कर दिया। तो चेंज करने के बाद में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में ड्यू टू द डिफरेंस, यहाँ पे ये कंडीशन में नो करंट विल फ्लो ड्यू टू डिफरेंस इन चार्ज और पोटेंशियल। ओके, उसके डिफरेंस की वजह से यहां पे कोई भी अमाउंट ऑफ करंट मिलने वाला नहीं है। तो हमारा जो ई सेल का फॉर्मूला था, ई सेल का फॉर्मूला क्या था, ERHS माइनस ELHS। तो ये कंडीशन में ई सेल की वैल्यू हमें नहीं मिलने वाली, ठीक, क्योंकि करंट फ्लो नहीं होगा। तो सेल पोटेंशियल हम मेजर कैसे कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर जो यहाँ पे हम अमीटर यूज कर रहे हैं वहाँ पे तो हमें मिलेगा ही नहीं कोई वैल्यू, कोई पर्टिकुलर वैल्यू तो मिलने वाली नहीं है गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो भी करंट का अमाउंट मेजरमेंट करेंगे हम। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम इसको एक्सचेंज कर दें, मतलब ये एज अ कैथोड और ये एज अ एनोड, तो ये सेल मिलेगा। ये कंडीशन में ई सेल की वैल्यू जो मिलती है वो ई सेल की वैल्यू मिलती है हमें 0.34 वोल्ट मिलती है। मीन्स जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो पोटेंशियल की वैल्यू 0.34 वोल्ट जितनी मिल रही है, ठीक, मेजरमेंट करेंगे तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, यहाँ से कंक्लूजन ये निकलेगा कि जब भी हम कॉपर के लिए, कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए पोटेंशियल मेजर करेंगे तो वहाँ पे जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, वो एक्ट एज अ एनोड होगा और कॉपर का इलेक्ट्रोड एज अ कैथोड होगा। तो हमें सेल पोटेंशियल की वैल्यू मिलने वाली है, वरना फिर मिलेगी नहीं। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें अगर हम फॉर्मूला में, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, सॉरी, ई सेल इज इक्वल टू ERHS माइनस ELHS। तो यहाँ पे ई सेल की वैल्यू कितनी मिली, 0.34 मिली सेल पोटेंशियल की वैल्यू। RHS पे क्या है, Cu+2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu में कन्वर्ट हो रहा है, ओके। और ELHS पे क्या हो रहा है, H2 किस में जा रहा है, H+ में जा रहा है, ठीक। और इसको इंडिकेट करेंगे किससे, H+2 H2 में। हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल बोलो या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दोनों की वैल्यू 0.0 होती है। तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो बचेगा क्या, सिर्फ E0Cu+2 to Cu। तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, 0.34 वोल्ट जितनी मिलेगी। बिकॉज EH+2H2 इज इक्वल टू 0.0 वोल्ट। इसके लिए तो इसको हम क्या ऐड करते, किसकी तरह बिहेव करता है ये, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। क्यों, क्योंकि वो हमेशा किसी भी कंडीशन में उसका सेल पोटेंशियल कितना रहने वाला है, 0 ही रहने वाला है, ठीक है, इतना पता चला। सिमिलरली अगर हम कॉपर की जगह पे जिंक मेटल कंसिडर करें फॉर पोटेंशियल मेजरमेंट ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड, अगर इसके लिए करें तब क्या होगा, अगर हम जिंक इलेक्ट्रोड के लिए कंसिडर करते हैं तो वहां पे भी सेम जो हाइड्रोजन है दैट विल बी एक्ट एज अ एनोड, ठीक। अगर वो एज अ कैथोड कंसिडर करेंगे तो वहां पे कोई भी करंट फ्लो होने वाला नहीं है। ऐसी कंडीशन में
उसको हमें एक्सचेंज करना पड़ेगा, एक्सचेंज करेंगे तब जाके वो वैल्यू हमें मिलने वाली है। क्लियर? ऐसा होगा अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज अ एनोड, जिंक इलेक्ट्रोड एज अ कैथोड और Zn का जो सॉल्यूशन है, अगर ये कंडीशन होगी तो हमें सेल पोटेंशियल की वैल्यू मिलेगी। वरना अगर इसको एक्सचेंज कर दे तो वहाँ पे कोई भी करंट फ्लो ही नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा तो सेल पोटेंशियल की वैल्यू मेजर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये कंडीशन में जब हम मेजर करते हैं तो हमें जो सेल पोटेंशियल की वैल्यू है वो मिलती है -0.76 वोल्ट जितनी। ठीक, सेल पोटेंशियल की वैल्यू कितनी मिलेगी? -0.76 वोल्ट जितनी। तो यहाँ पे अगर हम मेजर करें तो EZN प्लस 2 ZN जो वैल्यू है दैट वैल्यू भी -0.76 वोल्ट, इतना मिलेगा। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, एक वैल्यू जो कॉपर की निकाली वो मिली हमें 0.34 वोल्ट और दूसरी Zn की मिली 0.76 वोल्ट। अगर आपको याद हो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए हमारा जो रिप्रेजेंटेशन था वो क्या था, Zn+2 एक्वस फॉर्म में सॉलिड से सॉल्ट ब्रिज हम इंडिकेट कर रहे थे। आप यहाँ पे फिजिकल स्टेट कंसिडर करो या मत करो, ठीक। उसके बाद में फिर Cu+2 था एक्वस फॉर्म में, ऐसा था। तो अगर इसके लिए हम ई सेल की वैल्यू लिखें तो ई सेल इज इक्वल टू क्या होगा, दैट विल बी इज इक्वल टू ERHS माइनस ELHS। तो ऐसी कंडीशन में RHS दैट इज ऑफ Cu2Cu+2, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है 0.34 वोल्ट। ये Cu+2 to C होगा ना, Cu+2 to Cu होगा, ठीक है, कॉपर डिपोजिटेड होता है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आई 0.34 वोल्ट माइनस LHS में कितना मिला हमें -0.76 वैल्यू मिली। अब यहाँ पे मेजर करने के बाद में ई सेल की वैल्यू कितनी आएगी, तो 0.34 प्लस 0.76 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1.1 वोल्ट, ठीक है। तो ये ध्यान देना। तो ये जो ई सेल फॉर Zn, ठीक। तो ये जो वैल्यू मिली वो 1.1 वोल्ट। तो वहाँ पे हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए जो सेल पोटेंशियल है उसकी वैल्यू कितनी होती है, दैट इज ऑफ 1.1 वोल्ट। क्लियर है? तो इसके अकॉर्डिंग हम मेजरमेंट करेंगे। अब यहाँ पे इसके बेसिस पे जो हम ई सेल की वैल्यू निकाल रहे हैं और पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल निकाल रहे हैं वो हमेशा किस फॉर्म में होगा, ऑलवेज बी इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या, कोई भी सपोज कंसिडर करो Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट m सॉलिड, तो इसका जो सेल पोटेंशियल होगा वो हम क्या मेजर करेंगे, e⁻mn+2m इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आई, सपोज यहाँ पे y वोल्ट जितनी, कोई एक पर्टिकुलर जनरल एग्जांपल, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। तो जितने भी मेटल है और नॉन मेटल है उनका जो सेल पोटेंशियल मेजरमेंट करते हैं दैट विल ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो प्राइमरी इलेक्ट्रोड बोलते हैं उसको भी, जो हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड है SHE उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अगर कहीं कहीं पे प्राइमरी इलेक्ट्रोड ना यूज करके सेकेंडरी इलेक्ट्रोड भी यूज करते हैं, तो सिंपल सिर्फ नेम याद रखो, जो सेकेंडरी इलेक्ट्रोड है दैट इज ऑफ कैलोमल इलेक्ट्रोड दैट इज मेड अप ऑफ KOH एंड मर्क्यूरी क्लोराइड, और मर्क्यूरी होता है, ठीक। तो वहाँ पे सेकेंडरी इलेक्ट्रोड की तरह कैलोमल इलेक्ट्रोड, और जो प्राइमरी इलेक्ट्रोड है वहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं। इसके बेसिस पे हर एक वैल्यू का डिटर्मिनेशन होता है, जिसको सेल पोटेंशियल जो है उसी को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, सेल पोटेंशियल और EMF, ठीक।
दोनों सेम है, दोनों में कोई भी चेंजेस नहीं है। तो सारे सेल पोटेंशियल, सारे मेटल्स और नॉन मेटल का सेल पोटेंशियल एक टेबल में रखा है, वहाँ पे सारी वैल्यू मेंशन है, और वो जो वैल्यू है दैट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव एंड गोज टिल नेगेटिव। पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और कहाँ जाएगा, नेगेटिव तक जाएगा। तो जो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है उसमें कैसे हमें आइडेंटिफिकेशन होगा, तो चलो यहाँ पे ध्यान दो। सिंपल सा, ये जो हमारा सेल था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, उसमें दो वैल्यू है। Zn के लिए कौन सी वैल्यू मिली है, नेगेटिव में, और कॉपर के लिए कौन सी वैल्यू मिली है, पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव वाला एक्ट एज अ कैथोड और नेगेटिव वाला एज अ एनोड। तो यहाँ से हम एक सिंपल आइडिया फॉर्म करेंगे, जिसकी वैल्यू मैक्सिमम, पॉजिटिव वैल्यू है तो मैक्सिमम होगा, नेगेटिव वैल्यू है तो मिनिमम होगा। जिसकी वैल्यू मैक्सिमम दैट विल बी एक्ट एज अ कैथोड, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, मतलब सामने वाला क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जैसे जैसे, इसको मैं सिंपल लिख रहा हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू, फिर यहाँ पे 0.0 वोल्ट होगा, और फिर बाद में फिर नेगेटिव। जैसे हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे, तो इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, और नेगेटिव से अगर पॉजिटिव की तरफ आएंगे तो ठीक इसका उल्टा, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब एजेंट को डिफाइन करने के हमें पॉसिबल जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने रीड कर लिया है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या, जो दूसरे को रिड्यूस करे और खुद क्या हो, ऑक्सीडाइज हो। तो ये क्या करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो पॉजिटिव वैल्यू है, ओके, और जो नेगेटिव वैल्यू है, अगर हम यहाँ से नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडेशन इंक्रीजेस, क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडेशन इंक्रीजेस, ऑक्सीडेशन होगा उधर जाएंगे तो, मतलब जिसकी वैल्यू नेगेटिव उसका ऑक्सीडेशन, और जिसकी वैल्यू पॉजिटिव उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो ये दोनों चीज़ में से कोई भी एक रेफर करो, चाहे ये आप रेफर करो चाहे ये रेफर करो, दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, क्या आप कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जिंक वेसल में, जिंक मेटल का जो वेसल है उसके अंदर स्टोर कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन, ठीक इसका अपोजिट, क्या जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन को कॉपर के वेसल में स्टोर कर सकते हो। तो इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करो, कुछ न कुछ यहाँ से रिजल्ट मिलेगा। ऑलरेडी हमने ये रीड किया हुआ है ईएमएफ सीरीज इन 11th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 8 रेडॉक्स रिएक्शन, वहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बाद में पूरी वैल्यू मेंशन थी। तो पहले वो जो मैंने क्वेश्चंस बोले दोनों, उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करो, वो फर्दर हम डिस्कशन करेंगे। ओके, अभी हमने डिस्कशन क्या किया, दैट इज ऑफ ईएमएफ सीरीज। तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सीरीज है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। इसके ऊपर हमें बहुत सारा डिस्कशन करना है और बहुत सारी चीज़ें हमें समझनी है। तो पहले हम ईएमएफ सीरीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे, फर्दर उसको हम देखेंगे कि रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है। अब ईएमएफ सीरीज़ में जो वैल्यू मेंशन है वो पॉजिटिव है, उसके बाद में 0.0 वोल्ट है एक वैल्यू, पॉजिटिव में वोल्ट में, और फिर नेगेटिव में वैल्यू है। तो हमने अभी डिस्कशन किया कि अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएंगे तो इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक। और अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आएंगे तो ठीक इसका उल्टा होगा, दैट इज इंक्रीजिंग
स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑलरेडी हमने 11th स्टैंडर्ड में डिस्कशन किया हुआ है चैप्टर नंबर 8 के अंदर। तो यहाँ पे जो भी ईएमएफ वैल्यूज़, जो भी सेल पोटेंशियल मेजर है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। मैंने आपको अभी डिस्कशन किया कि रिडक्शन पोटेंशियल क्यों मेजर है, क्योंकि वहाँ पे हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरह हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड कंसिडर किया, उसके बेसिस पे फाइंड आउट किया। तो अगर हम यहाँ पे E of Cu plus 2 to Cu दैट इज सेल पोटेंशियल ऑफ कॉपर, लेकिन अगर ये स्टैंडर्ड होगा तो E0 से इंडिकेट करेंगे। अगर हमारा सेल पोटेंशियल है, सेल पोटेंशियल मेजर करना है, सेल पोटेंशियल मतलब पूरे सेल के लिए, तो उसे हम इंडिकेट करेंगे E सेल से। और अगर ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है, तो इसे हम मेज़र करेंगे E0 सेल से। ठीक है, तो यहाँ पे E0 ऑफ Cu प्लस 2 टू Cu कितना मिला था वहाँ पे 0.34 वोल्ट, तो ये उतना ही रहने वाला है वोल्ट। और E0 Zn प्लस 2 टू Zn था ना, वो कितना मिला था -0.76 वोल्ट मिला था। अब यहाँ पे दोनों कंडीशन में ध्यान देना, क्या ध्यान देना है, अगर ये दोनों को हम कंपेयर करें E0 H प्लस 2 H2 से, तो इसकी वैल्यू कितनी है 0.0 वोल्ट। ठीक, तो इसके ऊपर से आप क्या डिटर्मिनेशन कर सकते हो कि ये रिडक्शन पोटेंशियल, ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, तो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, कौन सी वैल्यू मिलने वाली है। तो जो पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे होगा, दैट विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो किसको ऑक्सीडाइज करेगा, H प्लस के अगर साथ में है तो H प्लस को ऑक्सीडाइज करेगा। अगर ये Zn के साथ में अगर ये हाफ सेल का इलेक्ट्रोड और ये हाफ सेल का इलेक्ट्रोड कंसिडर करें, तो एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक वैल्यू नेगेटिव है। तो चलो ठीक है, ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब जिंक को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, और खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू को लेके देखना है। ओके, मैं हाइड्रोजन को लेके देखता हूँ, हाइड्रोजन को लेके देखता हूँ। अब हाइड्रोजन के लिए अगर मैं कंसीडर करूँ तो H प्लस और H2 की वैल्यू कितनी 0.0 और ये वैल्यू कितनी है 0.34। तो पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, ये वाली है। तो मैक्सिमम वैल्यू इधर आएगी और लोएस्ट वैल्यू इधर, मतलब दैट विल बी एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो खुद क्या होगा, रिड्यूस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट oxidize other and reduce itself, खुद का रिडक्शन होगा। और जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो ठीक इसका अपोजिट, रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होगा, रिड्यूस अदर एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे 0.0 वोल्ट और ये -0.76 वोल्ट, अगर इसको दोनों को कंसिडर करें तो ये वैल्यू ग्रेटर और ये वैल्यू स्मॉलर। तो ग्रेटर होगा तो ये कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब इसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो अगर एग्जैक्टली इसका रिप्रेजेंटेशन हमें करना हो जिंक के लिए और हाइड्रोजन के लिए, तो जिंक विल बी एक्ट एज कैथोड और ये कैसा बिहेव करेगा, एज अ एनोड की तरह। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि किसका रिडक्शन होगा और किसका ऑक्सीडेशन होगा। तो अब मैं एक सिंपल से एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूँ, उसमें हमने x, y और z करके, तो किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, कौन से स्टेटमेंट हम फॉर्म कर सकते हैं। इसके बेसिस पे ये जो इम्पॉर्टेंट है, ये पूरा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड JEE के और नीट के एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इवन बोर्ड के एग्जाम में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 इलेक्ट्रोड है, x, y और z। x की वैल्यू कुछ मिलती है हमें 0.80 वोल्ट जितनी, y की वैल्यू मिलती है हमें -2.36 वोल्ट जितनी, और z की वैल्यू मिलती है हमें कुछ
1.36 वोल्ट जितनी। ठीक है, अब यहाँ पे 3 वैल्यू है। ठीक, अब ये तीनों वैल्यू में से पूछे कि कौन कौन से, सपोज 4 ऑप्शन दे दिया, 4 ऑप्शन किस टाइप में दे दिया, x विल रिड्यूस y एंड ऑक्सीडाइज z, z reduce y and oxidize x, y reduce x and z both, z reduce x and y both, z oxidize x and y both, मीन्स ऐसे कुछ टाइप के स्टेटमेंट दिए। तो सबसे पहले हमें एक पर्टिकुलर फ्लो में इसके कंक्लूजन को देखना होगा, बाद में जो भी ऑप्शन आया करेक्ट होगा उसे हमें टिक मार्क करना है। तो इसको क्या करें, सेल पोटेंशियल मेंशन है, रिडक्शन पोटेंशियल मेंशन है, ऐसा दिया होगा द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एक्स वाई जेड है इस दिस वन। तो सारा रिडक्शन पोटेंशियल किस फॉर्म में, हमें ये फॉर्म में अरेंज करना है। अब उसके बाद पहले पॉजिटिव वैल्यू, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है, तो 1.36 है। ठीक, उसके बाद में कौन सी वैल्यू है, तो 1.36 के बाद 0.80 आएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या आएगा, -2.36 आएगा। पॉजिटिव टू नेगेटिव हम जा रहे हैं। ठीक, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाओगे तो पूरा चेंज हो जाएगा, ये पूरा एरो चेंज हो जाएगा, तो ध्यान देना। पहले अरेंज कर दिया, अरेंज करने के बाद जो हमें ऑर्डर मिलेगा, किसका ऑर्डर, रिड्यूसिंग एजेंट का, वो कैसा होगा, ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, वो ये फॉर्म में रहने वाला है। ऐसा होगा ना, नहीं उल्टा होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तो इंक्रीज होगा ना। तो ये सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट, इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है ये हाईली होगा, कौन सा, y, ये हमारा y, ये हमारा x और ये हमारा z। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, तो y होगा, मीन्स y विल रिड्यूस x एंड z बोथ, y रिड्यूस x and z and oxidize y oxidize itself। खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो y रिड्यूस x एंड z, ये पता चला इतना। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट क्या फॉर्म हो सकता है, सेकेंड स्टेटमेंट के ऊपर से क्या फॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो अब हमने y को लेके देखा ना, अब यही चीज़ हम किसको लेके देखते हैं, z को। तो z कैसा बिहेव करेगा, वीक रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर बोल दे इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो z क्या करेगा, ऑक्सीडाइज x एंड y बोथ, z ऑक्सीडाइज x एंड y बोथ एंड रिड्यूस इटसेल्फ, खुद का रिडक्शन होगा और बाकी दोनों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। नेक्स्ट कंडीशन, y और z को तो लेके हमने देख लिया, अब x क्या करेगा, तो x का इसके साथ में रिलेशन अलग होगा, इसके साथ में रिलेशन अलग होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे इसको कवर कर दो और ये दोनों को कंसिडर करो। तो किसकी वैल्यू ग्रेटर है, z की, और किसकी वैल्यू स्मॉलर है, x की। तो स्मॉलर वैल्यू क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, मीन्स x क्या करेगा, z को रिड्यूस करेगा। वैल्यू देखो प्लस में ही है, पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं है, लेकिन यहाँ से जीरो की तरफ जा रहा है ना, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, 1.36 से कहाँ जा रहा है, 0.8, मतलब जीरो की तरफ ही जा रहा है। जीरो की तरफ जाएगा तो इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, x विल बी बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो x रिड्यूस z, थर्ड स्टेटमेंट एंड फाइनल विल बी x रिड्यूस z, z को रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट, अगर x और y को कंपेयर करें तो y रिड्यूसिंग होगा, y क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि मोर नेगेटिव है, सबसे कम वैल्यू है, x की पॉजिटिव है। तो यहाँ पे x कैसा बिहेव करेगा, अगर ये दोनों को कंसिडर करें तो x कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग होगा, और y कैसा होगा, रिड्यूसिंग होगा। x रिड्यूस z एंड ऑक्सीडाइज y, इसको रिड्यूस करेगा और इसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो ऐसी कंडीशन में
अगर x और z को कंपेयर करें तो x z के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है और x y के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, तो दोनों चेंज हो गए। अब ये तीनों स्टेटमेंट में से कोई भी एक स्टेटमेंट आपके ऑप्शन में दिया हो या फिर दो स्टेटमेंट दिए हो तो आपको वहाँ पे कंसीडर करके चेक करना है, पॉजिटिव वैल्यू टू नेगेटिव वैल्यू या फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव वैल्यू को रखने हैं। लेकिन जब भी आप वैल्यू को अरेंज करते हो तो उसका ऑर्डर कौन सा है, ऐसा नहीं कि नेगेटिव यहाँ पे कर दिया, पॉजिटिव यहाँ पे कर दिया, बाद में इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ इधर रख दिया। सिर्फ ये पूरा अगर हमें रिमेंबर हो, ये अच्छे से समझ में आए, ये अच्छे से हम दिमाग में बिठा ले तो उसके बेसिस पे किसका रिडक्शन होगा, कौन से इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन होगा, कौन किसको ऑक्सीडाइज करेगा, वो हम सब मेंशन कर सकते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, अब ऐसे ही बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है, आपके बुक में भी गिवन है तो आप उसको कंसीडर कर सकते हो। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो हमने आपको बोला कि रिडक्शन पोटेंशियल के लिए। तो नॉर्मली जो हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डेफिनेशन देखा था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का देखा था ना, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हमने क्या देखा था, डेफिनेशन क्या बोला था उसका वहाँ पे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और दो इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा सेल पोटेंशियल या फिर हम उसको ईएमएफ बोलते हैं। अब जो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको या तो हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, अगर वो रिड्यूस होगा तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा, या तो फिर वो होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब यहाँ पे दोनों के बीच में, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बीच में क्या रिलेशन है, तो आपको पता है कि रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अपोजिट का मतलब रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम कोई Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट m लिख दें तो ये क्या होगा, यहाँ पे जो मिलेगा सेल पोटेंशियल वो हमारा क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल होगा। अगर ये 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए है तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा। ठीक, E0 रेड लिखा है तो रेड का मतलब रिडक्शन। ठीक है, ये पूरा हम मेंशन नहीं करते तो उसको शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, E0 रिडक्शन। ठीक, अगर इसी को हम रिवर्स कर दें तो m में से क्या मिलेगा हमें, Mn प्लस मिलेगा प्लस n इलेक्ट्रॉन। सिंपल जनरल एग्जाम्पल है, कोई भी मेटल यहाँ पे हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं E0 ऑक्सीडेशन लिखते हैं। दोनों ऑलमोस्ट सेम है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है ना। लेकिन अगर ये दोनों के बीच का रिलेशन निकालना हो तो रिडक्शन का अपोजिट क्या होगा, ऑक्सीडेशन। इसके लिए E0 रिडक्शन विल बी इक्वल टू माइनस E0 ऑक्सीडेशन। ठीक है, पता चला। इसके बाद अगर रिडक्शन हम देखें या फिर सेल पोटेंशियल के टर्म में हम लें तो सेल पोटेंशियल के टर्म में भी ERHS और ELHS ले सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के टर्म में हम कंसीडर करें तो रिडक्शन कौन से इलेक्ट्रोड पे होता है, कैथोड पे होता है। ऑक्सीडेशन कौन से पे होता है, एनोड पे होता है। तो E0 कैथोड, ठीक, रिडक्शन ऑन कैथोड, रिडक्शन ऑन कैथोड will be is equal to minus E0 oxidation on anode, oxidation on anode। ठीक है, अब ध्यान देना, रिडक्शन ऑक्सीडेशन ये दोनों किसके लिए होगा, सेम कंपोनेंट के लिए होगा, सेम कंपोनेंट के लिए होगा, सेम मेटल के लिए होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कॉपर लिया, यहाँ पे जिंक लिया तो बाद में वहाँ पे साइन हम चेंज कर दे, नहीं। अगर कॉपर कंसीडर करें तो कॉपर के लिए ही, जिंक ले रहे हैं तो जिंक मेटल के लिए ही, जिंक आयंस के लिए ही होगा। ऐसा नहीं कि जिंक और कॉपर को दोनों को इक्विवेलेंट करके हम ऐसे वैल्यू लिख देंगे, ये इनकरेक्ट होगा। दोनों सिर्फ पर्टिकुलर सेम एलिमेंट, सेम एटम, सेम आयंस के लिए होगा। ठीक है, अगर हमें सेल पोटेंशियल सिर्फ लेना है तो तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो वहाँ पे सिंपल हम लिखते हैं ERHS
और ELHS, ये लिखते थे ना। राइट हैंड साइड पे क्या है, कैथोड, तो कैथोड विल बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ELHS, एनोड। अगर कैथोड को एज अ एनोड लेंगे तो उसके साइन के आगे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। सेम अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में लिखना है तो E0 RHS विल बी इज इक्वल टू माइनस E0 LHS। अगर जो एनोड और कैथोड वर्क कर रहा है, अगर उसको दोनों को एक्सचेंज कर दे, मतलब जो भी पर्टिकुलर मेटल एज अ एनोड था उसको अगर एज अ कैथोड हम रखें तो उसका जितना भी सेल पोटेंशियल रहा होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस। अब मैं आपको एक सिंपल जनरल एग्जांपल कंसिडर कर रहा हूं, दैट इज ऑफ E0 Cu plus 2 to Cu, that is equal to 0.34 वोल्ट। ओके, और ये क्या हो गया, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल हमें पता कैसे चलेगा कि ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो सिंपल जो यहाँ पे मेंशन है नीचे सबस्क्रिप्ट में जो सेल का इलेक्ट्रोड मेंशन है वो हमें ध्यान देना। तो ये Cu+2 से कहाँ जा रहा है, Cu में, इसके लिए इसको हमने क्या लिखा, रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि Cu+2 जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी Cu में कन्वर्ट होने वाला है। सेकेंड थिंग, अगर ये वैल्यू ऐसे मेंशन है E0 Cu to Cu+2 इज इक्वल टू माइनस 0.34 वोल्ट। ठीक है तो वैल्यू उतना ही, जो मैग्नीट्यूड होगा वो उतना ही रहने वाला है, जो वैल्यू होगी वो सिर्फ उतना ही रहेगा, सिर्फ उसके आगे जो पॉजिटिव साइन है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर नेगेटिव साइन है तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, Cu2 किस में जा रहा है, Cu+2 में जा रहा है ना। Cu से Cu+2 कब जाएगा, जब वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब देखो जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला हमने इस स्टेटमेंट लिखा है, E0 रिडक्शन इज इक्वल टू माइनस E0 ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या, Cu+2 to Cu जो हमने हाइड्रोजन के रेफरेंस में कंसिडर किया था 0.34 मिला था। लेकिन अगर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में लिखना है तो Cu to Cu+2 लिखेंगे तो ये वैल्यू ऐसी हो जाएगी। अब उसके बाद इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजन वाली कंडीशंस क्रिएट होगी, बट वहाँ पे हमें कंफ्यूजन नहीं होने देना है। कौन सी कंफ्यूजन होगी, यहाँ पे जो हमने वैल्यू मेंशन की है उसके लिए। अगर आपको मेंशन हो द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ XYZ माइनस 2.36 0.80 प्लस 0.76 वोल्ट, ठीक है, इतनी वैल्यू आपको मेंशन है। तब क्या करोगे आप, क्या हम ये अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि EMF सीरीज किसके बेसिस पे है, रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे है, और ये क्या दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बेसिस पे देखते हैं। तो ठीक इसका रिवर्स हो जाएगा। आपके पास दो कंडीशन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो उसको रिडक्शन पोटेंशियल में या तो कन्वर्ट कर दो या फिर ये पूरा स्टेटमेंट चेंज कर दो। स्टेटमेंट चेंज कैसे होगा, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है तो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे आ जाएगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे आ जाएगा। ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, आपस में अल्टरनेट हो जाएगी, आपस में एक्सचेंज हो जाएगी। पता चला क्या बोल रहा हूँ। याद रखो जो भी EMF सीरीज के बेसिस पे जो वैल्यू यहाँ पे हमने लिखी है वो सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल के लिए है। मतलब रिडक्शन पोटेंशियल मतलब आयंस, अगर मेटल है तो आयंस कन्वर्ट होगा मेटल में, डिपोजिशन होगा। लेकिन अगर वो नॉन मेटल है तो नॉन मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ठीक है। अगर सपोज X माइनस है तो X माइनस ऑक्सीडेशन के केस में क्या करेगा, X2 फॉर्म करेगा, 1/2 X2 प्लस इलेक्ट्रॉन, ऐसा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। कौन से केस में, जब भी आयन होगा तब, तो आयन के ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा और रिडक्शन में ठीक इसका अपोजिट रहने वाला है। मेटल में क्या होगा, आयंस इलेक्ट्रॉन लेकर के वो डिपोजिटेड हो जाएगा, और नॉन मेटल के केस में ऑक्सीडेशन में वो आयन गैस लिबरेट करने वाला है। तो जो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अगर इसके लिए हमें मेंशन करना हो इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट या फिर इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो कैसे मेंशन करेंगे, क्या करें, कैसे करेंगे, है ना। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में हम क्या, रिडक्शन पोटेंशियल में क्या लिख रहे थे, हम क्या अरेंज कर रहे थे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ना, तब ऑर्डर क्या हो रहा था, रिड्यूसिंग एजेंट का इंक्रीज हो रहा था। रिडक्शन पोटेंशियल के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए क्या हो जाएगा, ठीक इसका उल्टा, सिंपल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए पहले क्या वैल्यू आएगी, -2.36, उसके बाद में 0.76, उसके बाद में 0.80। तो ये क्या होगा, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान देना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जब रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ था तो वहाँ पे y की वैल्यू -2.36 थी और वो सबसे ज़्यादा था, ठीक। अब अगर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में दिया हुआ है, मैंने ऐसा कुछ पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, ऐसे ही वैल्यू कंसिडर की है, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव की वैल्यू को आपको समझाने के लिए किया हुआ है। अब ये -2.36 सर, यहाँ पे -2.36 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा और बाद में -2.36 यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल लिखा, ऐसा नहीं, वो सिर्फ समझने के लिए, सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ कि अगर वैल्यू मेंशन है ऐसी तब हम वहाँ पे क्या करेंगे। या फिर इसी को मैं -1.36 रख दूँ, रहने दो, ठीक है, चेंज कर देता हूँ, -1.36, अब तो चलेगा, अब तो कोई वैल्यू नहीं, एक है 0.80, ठीक है, चेंज कर दो, कोई बात नहीं, -0.80 बाद में +0.76, अभी चलेगा, अभी अलग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करें, जिसकी वैल्यू लोवेस्ट होगी दैट विल बी लेस एक्टिव और उसकी स्ट्रेंथ जो रिड्यूसिंग एजेंट की है वो सबसे कम होगी। अब अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखने वाला है तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 0.76 जो होगा वो सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और -1.36 वाला जो है वो सबसे ज़्यादा होगा और ये तो बीच में रहने वाला है, ठीक। तो ये तरह से अब दोनों केसेस में हमें ध्यान रखना है कौन सा पोटेंशियल मेजर है, रिडक्शन पोटेंशियल मेजर है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेजर है। आपको ये दोनों चीज़ें एकदम क्लियर रखनी पड़ेगी और इसकी वजह से हमें आगे हेल्प होगी। आगे हेल्प होगी मतलब आगे कैलकुलेशन में, आगे न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर से बेसिस होंगे। मैंने आपको बोला कि इसके जैसे ये ऑर्डर हमने कंसिडर किया, y रिड्यूस कर रहा है z को, y ऑक्सीडाइज हो रहा है इस खुद से, या फिर कोई भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड एक दूसरे को रिडक्शन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहे हैं तो वहाँ पे कौन से चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा डिस्क्रिप्शन किसके लिए, AMF सीरीज़ के लिए, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, कैसे पता चलेगा कि कौन किसको ऑक्सीडाइज करेगा, कौन किसको रिड्यूस करेगा, और इलेक्ट्रोड जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बेसिस पे हम कैसे डिटर्मिनेशन करते हैं उसके लिए भी मैंने डिस्कशन आपको किया। तो इस तरह से हम बाकी सारे मेजरमेंट्स करते हैं। फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे नर्व्स इक्वेशन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इवन JEE नीट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पूरा फॉर्मूला डिराइव करना है उसको तो हम सिंप्लीफाई करेंगे, डेरिवेशन देखेंगे और उसके बाद में फिर उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल भी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। ओके।